So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 14 of our complete inorganic chemistry. तो आई होप आप बढ़िया से लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होगे, और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको मज़ा आएगा, ये बात की गारंटी है। ठीक है, और जो चीज़ें होंगी एकदम टू द पॉइंट होंगी, और आपको एक्चुअल में ये चीज़ें हेल्प करेंगी फॉर योर जेई एडवांस प्रिपरेशन। ठीक है, देखो एक तरीका ये होता है पढ़ने का कि कोई टॉपिक है, कोई भी छोटा सा लल्लू सा टॉपिक, आप उसको 4 दिन 5 दिन पढ़ लो, फिर आप बोलोगे कि हाँ यार बढ़िया समझ में आया। ठीक है, एक तरीका ये होता है। एक तरीका होता है कि भाई उसी टॉपिक को हमको कोशिश करनी है एक दिन में इस तरह से पढ़ाने की कि कुछ चीज़ छूटे भी ना, और साथ ही साथ बच्चों को समझ में आ भी जाए। ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है बिटवीन टॉपर्स एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आप मेरी पेस के साथ बहुत आराम से कोप कर पा रहे होगे, और साथ ही साथ कम समय में आप देखोगे कि ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर भी यहाँ हो रही होंगी। और कुछ इसी डायरेक्शन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ मैं, कि आप हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कोर्स है केमाईटी ऐप पर, ये कोर्स अबाउट टू फिनिश है, ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, और ये कोर्स इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ है ना बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन हुआ है। अगर आपको जीओसी आइसोमेरिज्म आपने अगर ये पढ़ लिया, चलो ठीक है, जीओसी आइसोमेरिज्म ये पोर्शन अगर आपने पढ़ लिया, इसके बाद का जो पोर्शन है, जो मेन पोर्शन माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, इसी के अंदर टॉटोमेरिज्म मैंने 2 लेक्चर अलग से पढ़ाया है, प्लस ऑल चैप्टर्स एक्सेप्ट बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, उन चैप्टर को अभी मैं नहीं गिन रहा हूँ, उनके अलावा जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, एकदम एडवांस प्लस लेवल के रिएक्शन, एक भी रिएक्शन आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा कि हाँ यार ये रिएक्शन तो सर ने नहीं पढ़ाया, ऐसा बोलने का मौका आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप अगर कोई भी उटपटांग सा रिएक्शन लेकर आ जाओगे, आप बोल रहे हो चिन भाभी रिएक्शन सर ने नहीं पढ़ाया, अबे तो वो सब रिएक्शंस आपकी सिलेबस में नहीं, मतलब सिलेबस में दूर दूर तक नहीं, जो थोड़े दूर दूर तक भी जो चीज़ें सिलेबस में ना उनको भी कराया गया है। अगर आप कुछ ऐसे रिएक्शंस की बात करोगे तो फिर वो ऑब्वियस है, ऐसे तो फिर अनगिनत रिएक्शंस हैं, वो नहीं कवर होते, बट जो आपके सिलेबस में दूर दूर तक भी आने की पॉसिबिलिटी है वो सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। मैं आपको बता दूं, इवन मैंने नाइट्रोबेंजीन को 1.5 घंटे पढ़ाया है, नाइट्रोबेंजीन को सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ाया, और 1.5 घंटे में बहुत कुछ पढ़ाया है, लास्ट लेक्चर उसी का लिया मैंने अभी। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको यार, कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आपने एक बार पढ़ भी लिया है, आपको फिर से सब कुछ कंपाइल करना है, ये पूरा मिलाकर 60 लेक्चर्स होंगे सिर्फ, समझ रहे आप, 60 लेक्चर्स होंगे रफली, और 60 लेक्चर्स में आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो से बेहतरीन लेवल तक कर सकते हैं। और अगर आपका हो भी गया है तो आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा जब चीज़ें पूरी कंपाइल होंगी आपकी। ठीक है, तो ये एकदम बढ़िया रिकमेंडेशन है। सेम फिजिकल केमिस्ट्री के साथ भी है, वहाँ पर भी मेरे पढ़ाने का तरीका ही इस तरह का है कि मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ कि मुझे टू द पॉइंट चीज़ें डिलीवर करनी है, और इस तरह से करनी है कि बच्चों को समझ में भी आए, जिससे सिलेक्शन मिल सके, ना कि बस कोई टॉपिक लिए, नहीं नहीं मेरे को समझाना अच्छे से आता है, समझा देता हूँ मैं, चलो समझा देंगे बच्चे, सभी बच्चों को समझ आ जाएगा। अबे समझ तो आ जाएगा, ठीक है, तू कोई चीज़ को लेके 10 दिन पढ़ाएगा तो समझ तो आ ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन उससे सिलेक्शन आपके बच्चों का नहीं होता, इस बात को मान लीजिए आप। आपके पास 3 साल 4 साल है पढ़ा हुआ तो आप वैसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 साल में प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसी पढ़ाई चाहिए आपको। इवन आप अगर ड्रॉपर हो तब तो फिर इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ठीक है, इवन क्योंकि 2 साल भी जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो भी ऑन द टोज रहते हैं हमेशा, उनके पास भी बहुत वेस्ट करने को समय होता नहीं है अगर वो अच्छा रैंक देख रहे हैं तो। हाँ, नॉर्मल सा सिलेक्शन चाहिए, 10,000 12,000 रैंक, वो बात अलग है, बट अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो फिर भाई बहुत समय होता नहीं है। अगर आपके पास 2 साल की प्रिपरेशन भी है तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना होता है, अच्छे से समय को बचाते हुए। ठीक है, चलो बेटा, तो केमिकल बॉन्डिंग हमारा चल रहा था, और अभी तक
9 लेक्चर शुरू के हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से उठाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, सब कुछ लेते हुए पीरियोडिक टेबल, ऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स, ये सब कुछ हमने 9 लेक्चर्स में खत्म किया। 10th लेक्चर से हमने शुरू किया था केमिकल बॉन्डिंग। पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बॉन्डिंग इंट्रोड्यूस किया, लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए। फिर सेकेंड लेक्चर में भी हमने लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा, उसके ड्रॉबैक्स देखे। फिर थर्ड लेक्चर हमने VSEPR पढ़ा, फोर्थ लेक्चर फिर VSEPR पढ़ा। अभी मैं एक्चुअली आपको स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा रहा हूँ, हर तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा रहा हूँ। और आज हमको पढ़ना है स्टेरिक नंबर 7, स्टेरिक नंबर 7 पढ़ना है, और फिर हम पढ़ेंगे ऑक्जी एसिड्स। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो आज पूरी तरह से कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से आपको कराने का। तो चलो बेटा शुरू करते हैं स्टेरिक नंबर 7 के साथ। तो जिस तरह से आपका स्टेरिक नंबर 5 था ना, जिस तरह से आपका स्टेरिक नंबर 5 था, TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था ना, कुछ उसी तरह से आपको स्टेरिक नंबर 7 को भी देखने को मिलेगा। वहां पर भी था आपका एक्सियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे ना, यहां भी कुछ वैसा ही है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ऑल बॉन्ड्स वाला स्ट्रक्चर बताता हूं, AB7। तो ये कुछ ऐसा होता है बेटा, PBP ज्योमेट्री। PBP स्टैंड्स फॉर पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कुछ ऐसा नजर आता है, ये पेंटागन होगा एक, लाइक दिस पेंटागन, प्लेनर होगा ये पेंटागन like this, and bipyramidal means like this and like this. 2 axial bonds are there, okay, 2 axial bonds are there, bipyramidal. This is pentagonal bipyramidal, and typical example for this is IF7. IF7 is a typical example for pentagonal bipyramidal, I being there, and obviously halogen है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 7 बॉन्ड्स बनेंगे, तो आपके पास आएगा F F F, इधर भी F, इधर भी F, इधर भी F, और इधर भी F। अब यहां पर एज कंक्लूजन ऑफ बेंड्स रूल, कंक्लूजन ऑफ बेंड्स रूल, मैं ये आपको बता सकता हूं, मैंने पहले भी कहा है, मैं बेंड्स रूल एक्चुअली में क्या होता है, ये या तो आपको एडवांस वाले पोर्शन में पढ़ाऊंगा या तो हाइब्रिडेशन के बाद थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। तो बेंड्स रूल का हम सीधे कंक्लूजन यूज कर रहे हैं, काम का वही है बस, ठीक है। तो एज अ कंक्लूजन ऑफ बेंड्स रूल वी कैन कंक्लूड हियर दैट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखो, देखा तो एक्सपेरिमेंटली गया, बट बेंड्स रूल से उसको समझाया जा सकता है। देखा तो एक्सपेरिमेंटली गया, जैसे PCl5 वाले केस में बताया था आपको, बट समझाया जा सकता है यूजिंग बेंड्स रूल। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली भी बोलूंगा मैं इसको, उल्टा काम होगा बेटा, उल्टा काम होगा, ठीक है। वहां पर एक्सियल बॉन्ड्स लंबे थे, यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स लंबे होंगे। IF इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन IF एक्सियल बॉन्ड्स। क्यों होगा वो अभी नहीं पता आपको, बस ये अभी ध्यान रखना है, ओके। तो कुछ खास इसमें है नहीं अभी, थोड़ी बहुत खास बातें इसमें आएंगी जब मैं इसमें लोन पेयर्स डालूंगा, ठीक है। जब मैं इसमें लोन पेयर्स डालूंगा तो थोड़ी बहुत खास बातें आएंगी। सो चलो लोन पेयर डालता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं लोन पेयर डाल रहा हूँ, तो लोन पेयर डालूंगा तो बनेंगे 2 केसेस, AB6L1 एक बनेगा, एक बनेगा AB5L2 बनेगा। अब ये वाला केस आप स्टार मार्क करिएगा, ये थोड़ा सा रेयर एक्सेप्शन टाइप का केस है, थोड़ा रेयर है, नॉर्मल ट्रेंड से आपको अलग देखने को मिलेगा। इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, अभी पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। इसमें बेटा क्या होगा, जैसे आप TBP ज्योमेट्री देखते थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो वहां आप पाते थे कि लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशंस में रखते थे, सीसॉ शेप बनता था, फिर T शेप बनता था, और फिर क्या बनता था, हाँ लीनियर। तो इसी तरह से यहाँ पर AB5L2 में बात करूँ अगर मैं, तो लोन पेयर उल्टा हो रहा है, बेंड्स रूल की कंक्लूजन, यहाँ पर उल्टी बात कंक्लूड कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेफर्स टू ऑक्यूपाई
एक्सियल पोजीशंस, ओके, फॉर टीबीपी नहीं सॉरी पीबीपी ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए ऐसा कुछ आएगा। इसका एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है XZF5 माइनस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल नहीं मिलेंगे इसके आपको, कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। जैसा कि XZF5 माइनस ये मिलेगा आपको। इसमें अगर आप देखो तो जिनॉन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस मतलब एक आ गया और 9, जिसमें से 5 ने बना लिया बॉन्ड, तो AB5, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर, 2 पेयर इसलिए L2। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये आपके फ्लोरीन एटम्स हैं जो कि पेंटागन बनाए रहेंगे, प्लेन पर ही हैं, ये सब एक प्लेन में है। थोड़ा 3D में सोच लीजिएगा आप। और यहां पे आपके पास 2 लोन पेयर है, एक्सियल पोजीशंस पे 2 लोन पेयर, ठीक है। ये कंक्लूजन समझ आ गया आपको। इसका शेप क्या कहोगे? पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, दिस इज द शेप। अच्छा, अब बात करो AB6L1 की। अब AB6L1 में एक अजीब सी बात क्या देखी गई है, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें क्या होता है AB6L1 में, लेट मी टेल यू कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि शेप हो जाए डिस्टॉर्टेड। देखो आप अगर नॉर्मली सोचो तो आपको क्या लग रहा है एज पर द रूल्स कि सर यहां बॉन्ड होना चाहिए, यहां पर एक लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा लोन पेयर एक्सियल पे है, तो फिर नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेशन कुछ और है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन कुछ और है। तो क्या ऑब्जर्वेशन है हमको तो वही बताना पड़ेगा। तो यहां पर आप इस तरह से सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार रूल्स बाद में आ रहे हैं यार, रूल्स आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स, दे आर नॉट 100% ओके, दे आर नॉट लाइक लॉज, ओके, दे आर नॉट लाइक लॉज। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, लॉज पढ़ते हो आप वहां, तो ये लॉज नहीं है, दे आर काइंड ऑफ रूल्स विच मे ब्रेक, ठीक। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ये रहता एक, और दूसरी पॉसिबिलिटी आती है, दूसरी पॉसिबिलिटी आती है वो है एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और एक आता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। दोनों चीजें हो सकती हैं। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है साथ में, जब हम बात करते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल एंड रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको कुछ लोग परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो इट इज XZF6 एंड इसका मैं एग्जांपल बताऊं तो ये टेल्यूरियम के क्लोराइड्स, अगर मैं लिखूं TeCl6, ये कॉम्प्लेक्स है 2 माइनस, ये हो गया। और भी 1-2 एग्जांपल्स हैं इसके, ICl6-1। मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझा रहा हूं, पहले आप एग्जांपल्स लिख लीजिए। ICl6-1, SbCl6, SbCl6-3, ये हो गया। इधर XZF6 हो गया, IF6-1। देखिए आपको अजीब लग सकता है सर ये दोनों तो सेम तरह के कंपाउंड्स हैं बट ज्योमेट्रीज अलग अलग हैं। हाँ ज्योमेट्रीज अलग अलग हैं दोनों की, ठीक है, ज्योमेट्रीज अलग अलग हैं। अब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, लिखो क्या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में। देखो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में आपके पास कुछ ऐसा होता है, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगा, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगा। मैं आपको उसका 3D इमेज दिखा देता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आप 3D इमेज देख लीजिए तो आपको ठीक ठीक से थोड़ा समझ में आएगा। लीजिए XZF6 का स्ट्रक्चर ही आ गया ये आपके पास, ठीक है। सो ये जो ऑक्टाहेड्रल है ना, नॉर्मली ये क्या हो रहा है देखो आप, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये लोन पेयर की वजह से एक इरेगुलरिटी आ जाएगी
और जो ऑक्टाहेड्रल नॉर्मल होना चाहिए था, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल जैसा होता है एकदम 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल हमने देखा था, ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और ये एकदम सीधा, ये एकदम सीधा, ऐसा, ये है नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल, ये ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल है, एकदम सीधा, ऑल्दो ये नॉर्मल दिख नहीं रहा है, बट आप समझ सकते हैं एकदम रेगुलर, बिना किसी रिपल्शन के, बिना किसी डिस्टॉर्शन के जो ऑक्टाहेड्रल बनता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। बट यहां पर क्या मिल रहा है आपको, यहां पर मिल रहा है एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जहां पर ये लोन पेयर की वजह से थोड़ी डिस्टॉर्शन आ गई है बॉन्ड्स में, ठीक है, बॉन्ड्स में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ गई है, दिस इज ड्यू टू द लोन पेयर। ऐसे समय ना एक वर्ड यूज होता है और वो वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करता है। यहां पर हम ऐसा बोलते हैं कि दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन, दिस लोन पेयर is present in stereochemically active s orbital। stereochemically, ये शब्द लिखिएगा पहले, stereochemically active s orbital, तो ये लिखा रहता है ऐसा। अब s ऑर्बिटल में कैसे है वो आपको मैं बॉन्डिंग के समय और अच्छे से बता दूंगा कि वाई एस ऑर्बिटल, ठीक है, वो मैं आपको बॉन्डिंग के समय बहुत अच्छे से बता दूंगा कि वाई एस ऑर्बिटल। बट एक चीज आप समझिए, यहां पर वो बॉन्डिंग के समय समझेंगे कि वाई एस ऑर्बिटल, बट ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव का मतलब क्या है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव का क्या मतलब है, तो किसी ऑर्बिटल को हम स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, ये वर्ड यूज तब करते हैं जब वो ऑर्बिटल, लिखो, जब वो ऑर्बिटल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अफेक्ट कर रहा हो, जब वो ऑर्बिटल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अफेक्ट कर रहा हो, तब हम कहते हैं उसको स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ऑर्बिटल, ठीक। और जब हम कहते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल, तब हम ये बोलते हैं कि उससे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रभावित नहीं हो रही है, लाइक इन दिस केस, लाइक इन दिस केस। यहां पर आप पाओगे इसको भी यही AB6L1, आप देख लीजिए बनाकर, ICl6 माइनस, yes it will fall under the category of AB6L1, but it has found to be regular octahedral, it has found to be regular octahedral। हाँ, तो ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होने की वजह से ये हम ये कॉन्क्लूड करते हैं कि उसका जो लोन पेयर है वो कहाँ है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल पे। अब आपके मन में पक्का ये बात आ रही होगी, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैसा है, तो सीधी बात बताऊं, पता ऐसे ही चलेगा आपको कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये 3-4 एग्जाम्पल्स जो मैंने यहां लिख दिए हैं इनको याद करना पड़ेगा, लर्न दीज एग्जाम्पल्स। मैं डाइपोल मोमेंट पढ़ाने के बाद आपको इन एग्जाम्पल्स को फिर से लूंगा और इन पे थोड़ी चर्चाएं करूंगा, बट फिलहाल आपको याद करना है, ठीक है, ऐसा। तो जैसे TeCl6 है ना, तो कुछ ऐसे सोचो उसको, TeCl6, तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना। अब इसका जो लोन पेयर है वो है जरूर, ऐसा नहीं बोल रहा मैं लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर है, कहीं है, एक ऐसे स्पेस में है, एक ऐसे स्पेस में है वो, जिस स्पेस में वो रहते हुए इस ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा है। कौन से स्पेस में वो नहीं पता, बट एक ऐसे स्पेस में है, लिखो, एक ऐसे स्पेस में है ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एक ऐसे स्पेस में है जिस स्पेस में रहते हुए वो इसकी ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा है, एंड इट इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। तो ये था आपका स्टेरिक नंबर 7। तो ये सभी बातें हो गई, AB6L1 हो गया, 2 तरह की पॉसिबिलिटीज, ये तो खैर ठीक है, नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और AB7 आपको मैंने बता दिया। बेंस रूल के बाद, डाइपोल मोमेंट के बाद इस पे एक बार फिर आएंगे हम, ठीक है। तो ये रही आपकी VSEPR मॉडल,
और आई होप अब आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे इनके स्ट्रक्चर्स के साथ। अभी आप बना लेंगे। अब हमने करना है ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलो टॉपिक डालो, ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स, तो ऑक्सी एसिड्स हैं क्या क्या, कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं? देखो, ऑक्सी एसिड्स मतलब आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये होना तो ज़रूरी है। और यहाँ जनरली नॉन मेटल होता है, जनरली नॉन मेटल होता है। बट आपको मैंने ये भी बात पढ़ाई हुई है, पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ाई थी, कि कभी कभी मेटल एट वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी नॉन मेटेलिक बिहेवियर जैसा दिखाते हैं और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे क्रोमियम +6 स्टेट में भी हो सकता है, क्रोमियम +6 स्टेट में आएगा, Mn आएगा +7 स्टेट में। इस तरह से कुछ मेटल्स जब +5, +6 या +7 स्टेट में हो तो भी वो ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। तो पहली बात तो ये कि ऑक्सी एसिड्स बनाते कौन है। इसके एग्जाम्पल आपने बचपन में भी पढ़े होंगे बहुत सारे, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन वाला एसिड है, ठीक है, ऑक्सीजन से लगा हुआ H+ है, तो ये ऑक्सी एसिड है। HCl ऑक्सी एसिड नहीं है, वो हाइड्रा एसिड है। HCl हाइड्रा एसिड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। और भी जितने भी एसिड आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ज़्यादातर आपको ऑक्सी एसिड ही मिलेंगे, मिनरल एसिड्स। H3PO4 यस ऑक्सी एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ऑक्सी एसिड है। नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम इतने ही एसिड्स जानते हैं, या फिर थोड़े बहुत और जानते होगे आप, हो सकता है परक्लोरिक वगैरह जानते होगे, अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप नॉर्मली यही सब एसिड्स जानते होंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सल्फर का सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड नहीं है, H2SO4 सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे, पायरो है, हाइपो है, मेटा भी हो सकता है, जैसे इसका मेटा होता है, हाइपो होता है, फिर पर इक होता है, डाई पर इक होता है, बहुत तरह के ऑक्सी एसिड्स होते हैं। हमको आज की क्लास में यही पढ़ना है। और अभी बचे हुए 40 मिनट में मैं आपको बहुत ही शिद्दत के साथ ऑक्सी एसिड्स कोशिश करूंगा कि आप नाम और स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सीख जाएं, ठीक है। होगा तो अगले लेक्चर में थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, चलो देखते हैं कैसा चलता है। तो ऑक्सी एसिड होता क्या है समझ गए। और अभी तक हम नॉर्मली ये इक एसिड्स हैं, ये कौन से एसिड्स हैं बेटा, ये इक एसिड्स हैं आपके, ये कुछ इक एसिड्स हैं, ये कुछ इक एसिड्स हैं। और जस्ट अ सेकेंड, ये आपके इक एसिड्स हैं। और अभी हम इक एसिड्स के साथ साथ और भी जो एसिड्स होते हैं उनको सबको पढ़ेंगे। तो पहले ना ये टेबल बनाओ, ये टेबल सबसे पहले यहां इक एसिड लिखो, इक एसिड ऐसे, ये टेबल बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी टेबल बनाते समय हो सकता है आपको लगे कि अरे यार ये समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखना, फिर समझाएंगे इसको, पहले बनाइए टेबल। इक एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो बनता है अस एसिड। अस एसिड में भी मैं अगर एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो बनता है हाइपो अस एसिड। हाइपो बेटा आपका प्रीफिक्स है, ठीक है, हाइपो आपका प्रीफिक्स है, तो बनता है हाइपो अस एसिड। अच्छा, अब अगर इक एसिड में आप एकदम तुरंत वाटर निकाल दें, बस इक एसिड से वाटर निकाल दें, तो उनको कहा जाता है मेटाइक एसिड। मेटा फिर से वही बात, प्रीफिक्स है, इक एसिड आपका सफिक्स है। अच्छा, और कुछ सर? बिल्कुल, इक एसिड में अगर आप इंटू 2 करके पानी निकाल दें, आप फॉर्मूले को इंटू 2 करिए और पानी निकालिए। ये कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं मैं, ये बस ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे आप ऑक्सी एसिड्स को समराइज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंटू 2 करके अगर मैं वाटर निकाल दूं तो इक एसिड विल बी कॉल्ड,
जो नया बनेगा उसको कहेंगे पायरोइक एसिड। अगेन पायरो आपका प्रीफिक्स है, इक आपका सफिक्स है। इसी तरह यहां भी इंटू टू करके वाटर निकाल दिया जाए तो बनेगा पायरो अस एसिड, ये बनेगा पायरो अस एसिड। और पायरो अस एसिड को जब एक ऑक्सीजन दे दिया जाए, एक ऑक्सीजन दे दिया जाए तो बनेगा हाइपो, ये हाइपो अस था, इधर बनेगा हाइपोइक एसिड। हाइपो प्रीफिक्स, इक सफिक्स। और पायरोइक में जब एक ऑक्सीजन दे दिया जाए तो ये बनेगा डाई पर इक एसिड। पर आने का मतलब यहां पर है कि पर ऑक्सी लिंकेज आ जाएगी इसमें। कब कौन सी चीज कैसे आएगी, क्या एक्सेप्शंस हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिखो अच्छे से, पहले इसको लिखो। तो इक एसिड, पायरोइक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन और दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो डाई पर इक एसिड, और यहां पर ऑक्सी लिंकेज आएगी। चलो बढ़िया। अब इक एसिड में अगर मैंने एक ऑक्सीजन और दे दिया, इक एसिड में एक ऑक्सीजन और दे दिया तो फिर से यहां बनेगा पर इक एसिड, ये बनेगा पर इक एसिड, या फिर मोनो पर इक एसिड। ऐसा सर दोनों अलग अलग क्यों लिखे हो आप? देखो ये वाला जो मैंने लिखा है ना, मोनो पर कहते हैं या फिर पर ऑक्सी कहते हैं, दोनों लिख सकते हो आप। जैसे मोनो पर कह सकते हो या पर ऑक्सी। यहां पर आपको पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगी, पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगी। और यहां क्या होगा, ये एक्चुअली में मैं हेलोजन्स के लिए लिख रहा हूं बस। हेलोजन्स थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं वो आपको मैं बता दूंगा अभी। तो पहले आपको क्या करना है, ये मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इस लिस्ट को पहले अच्छे से लिख लीजिए। यहां पे पर ऑक्सी भी लिख लेते हैं कभी कभी, या पर भी लिख लेते हैं, दोनों चलता है, ठीक है। पर ऑक्सी लिखो आप, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पर ऑक्सी, पर ऑक्सो, इस तरह से, ठीक है। मोनो, यहां भी मोनो पर ऑक्सी ऐसा लिख सकते हो। यहां पर ऑक्सी लिंकेज है, यहां पर नॉर्मल पर इक लिखा हुआ है, ये डिफरेंस आएगा। पर इक और ये मोनो पर ऑक्सी इक, ऐसे लिख लो। चलो अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम फॉर्मूलाज बनाएंगे, स्ट्रक्चर बाद में, ठीक है। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूलाज बनाते हैं। पहले सल्फर के लिए बनाते हैं, फिर फास्फोरस के लिए बनाते हैं। फॉर्मूलाज बनाते हैं पहले, स्ट्रक्चर्स बाद में बनाएंगे। चलो तो पहले फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्सी एसिड्स। बहुत कंसाइज्ड वे में बेटा चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है, आप ध्यान से देखते जाइए बस। और ऐसा नहीं है कि ये तुरंत लिखे और आप कंक्लूड कर दिए अरे सर समझ नहीं आया ऐसा वैसा, ऐसा नहीं। अरे भाई थोड़ा रुकना, अभी समझाया ही कहाँ मैंने कि समझ आ जाएगा। अभी तो मैंने बस लिखने बोला है, पहले लिख लो, थोड़ा शांति बनाए रखो और फिर समझ में आएगा। चलो सल्फर की बात करें पहले, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं। तो देखो एक एसिड आपको याद रहना चाहिए, जो कि आपको याद भी होगा, सल्फ्यूरिक H2SO4। तो अगर आपने यहाँ बनाना है सल्फर, चलो फास्फोरस से शुरू करते हैं, उसके सभी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं प्रॉपरली, तो फास्फोरस से शुरू करते हैं, ठीक है। फास्फोरस से शुरू करते हैं। एक एसिड याद है इसका, H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फिर देखो अब एक ऑक्सीजन निकाल दो, फिर मैं ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक कराऊंगा आपको। एक ऑक्सीजन निकाल दो, एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड, H3PO3, ये बनेगा फॉस्फोरस एसिड। अब इसका एक
इसमें देखो पानी निकालोगे, अगर आप सिर्फ पानी निकालो, मेटा मेटा बनाएंगे, मेटा, ये तो बना लिए, ये भी समझ आ गया, ठीक है। एक से अस बना, इससे और निकाल देंगे तो हाइपोअस बनेगा, चलो ठीक है, हाइपोअस लिख लो, हाइपोअस लिख लो इसका, हाइपोअस कैसे बनेगा हाइपोअस, इसमें से और पानी, एक और ऑक्सीजन निकालो तो H3PO2 बनेगा, क्या बोलोगे इसको, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, यही बोलोगे, दिस इज हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अब देखो आप, इसका मेटा भी बनना संभव है कि नहीं। देखो मेटा जो है ना, मेटा एसिड, वो सबके लिए नहीं बन पाता। क्यों क्यों सर नहीं बन पाता सबके लिए? क्योंकि मेटा एसिड में आप पानी निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस। तो आपका जो एसिड होगा, ये एसिड, इसमें कम से कम 3 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इसमें से पानी निकाला तो 2 हाइड्रोजन निकाल लिए तुमने, ठीक है, तुमने पानी निकाला तो 2 हाइड्रोजन तुमने निकाल लिए, तो 2 हाइड्रोजन निकाल लिए और इसमें मान लो 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन था, तो फिर मेटा वाला एसिड कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा ही नहीं। समझ पा रहे हो बात? तो अगर किसी एसिड का मेटा एग्जिस्ट करना है, मेटा सबका एग्जिस्ट नहीं करता, अगर किसी का करना है, जो कि फास्फोरस के लिए करेगा, देखो H3PO4 है, तो अगर आप निकालोगे भी पानी तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, HPO3 बचेगा, HPO3, बस नॉर्मल टपोरियों की तरह माइनस कर दो वाटर, कुछ नहीं, वाटर माइनस कर दो तो बचेगा HPO3। हाँ, तो उसमें H है, अभी भी एसिडिक H है, तो उसको कहेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3। लेकिन ये जो HPO3 है ना, ये ऐसा अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, मैं यहाँ N लिख देता हूँ, इसके कुछ यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं और फिर वो एग्जिस्ट करते हैं। सर ऐसा क्यों? ये सब याद रखना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना पड़ता है, ऐसे क्यों 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 नहीं होता सब चीज़ का, वो कैसे एग्जिस्ट करता है ये याद रखना पड़ता है। तो HPO3N, इसको अभी मैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोल रहा हूँ, बट इसका मैं अभी जनरल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ कि हाँ HPO3 एक जनरल फॉर्मूला है, बट ये पॉलीमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो हम स्ट्रक्चर पढ़ते समय पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब एक मजेदार बात यहां बता रहा हूं आपको, लिख लो, यहां पर नाम के सामने हम ऑर्थो लगाएंगे, यहां भी हम नाम के सामने ऑर्थो लगाएंगे। तो नाम के सामने ऑर्थो लगने का मतलब क्या होता है? नाम के सामने ऑर्थो लगने का मतलब यह है कि उसका मेटा एग्जिस्ट कर सकता है। समझ पा रहे हो बात? इसके एक एसिड का मेटा एग्जिस्ट करेगा, जिसका मेटा एग्जिस्ट करेगा उसके एक के नाम के सामने हम इज्जत देने के लिए क्या लगाएंगे? ऑर्थो लगाएंगे। जैसे सल्फ्यूरिक होगा तो आप वहां पर सल्फ्यूरिक ही बोलेंगे, ऑर्थो सल्फ्यूरिक नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि सल्फ्यूरिक का मेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये बस ऐसी रूल्स हैं कुछ, जैसे IUPAC के रूल्स होते हैं वैसी रूल्स हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस इस तरह से रूल्स बनाए गए हैं कि सबके नाम अलग अलग हों, अच्छा रहे, कुछ एक ही नाम के 2-3 चीज़ें ना बन जाएं, इसलिए ऐसे कुछ प्रीफिक्स सफिक्स यूज़ करके बनाया गया है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। चलिए मैं समराइज करके दे रहा हूं, यही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये बनाए, ये बनाए। अब आ जाओ इंटू 2 करके पानी निकालो। तो अगर आप इसमें इंटू 2 करके पानी निकालोगे, देखो इंटू 2 करके पानी निकालना है, सिर्फ इसमें इंटू 2 करके पानी निकालो, इंटू 2 करोगे तो H6 हो जाएगा, H6P2O8 हो जाएगा, फिर पानी निकाल दो उसमें से तो क्या बचेगा? H4 बचेगा, P2 ही रहेगा और O7 हो जाएगा। तो नाम क्या पड़ेगा इसका? क्या बताया पीछे, देखो टेबल देखो आप, इंटू 2 करके पानी निकालने पर क्या कहलाता है वो? पायरोइक, ठीक है। तो लिखो पायरोइक, दिस इज पायरो, पायरो विल बी द प्रेफिक्स, एंड फॉस्फोरस है तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अब अस में आ जाओ, इधर भी इंटू 2 करके पानी निकालो, H3PO3 दिख रहा है,
H3PO3 दिख रहा है, तो H3PO3 में इंटू 2 करके पानी निकालोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, तुम्हारा H6P2O6 हुआ। फिर इसमें से तुमने जब पानी निकाला तो तुम्हें क्या मिला, H4P2O5 मिला। तो क्या कहोगे इसको, H4P2O5, इसको आप कहोगे पाइरो है, लेकिन किसका पाइरो है, अस का पाइरो है, क्योंकि अस को इंटू 2 करके पानी निकाला गया। सो दिस इज पाइरो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड, दिस इज पाइरो फॉस्फोरस एसिड बन गया। देन आप आ जाओ इधर, इसी में एक ऑक्सीजन दो, देखो यहां तक हो गया, पाइरोअस हुआ, इसी में एक ऑक्सीजन दो और फिर इसमें एक ऑक्सीजन देंगे, दोनों में देखेंगे क्या क्या हो रहा है। एकदम नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से जैसा कराते जा रहा हूं देखते जाइए। आपका पाइरोइक क्या था, आपका पाइरोइक था H4P2O7 था, उसमें ऑक्सीजन दोगे क्या बनेगा, H4P2O8, इसको पर ऑक्सी बोलेंगे आप, पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, डाई फॉस्फोरिक एसिड या डाई पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक ऑक्सीजन दो तो क्या बनेगा, H4P2O6, क्या नाम बताया इसके लिए, हाइपोइक कहा मैंने, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इक में नॉर्मल ऑक्सीजन दो, एक ये बच गया ना, इक में नॉर्मल ऑक्सीजन दो, इधर प्लस ऑक्सीजन, यहां भी प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, बट ये हैलोजन्स के लिए अलग बात है। यहां पर आप दो पर ऑक्सी लिंकेज आएगी, हैलोजन में पर ऑक्सी लिंकेज नहीं आती है, वो भी समझाएंगे कैसे। तो इक में दोगे बेटा क्या बनेगा, H3PO5, तो ये कहलाएगा पर ऑक्सी मोनो फॉस्फोरिक एसिड, मोनोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हो गए आपके नॉर्मल फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, नाम के साथ फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या, अब बात करेंगे थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर की, फिर कुछ सल्फर के बनाएंगे और उसके बाद फिर फटाफट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, दिमाग में सेटल कर लो। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। देखो इक में अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, फिर फॉस्फोरस की जो लिस्ट बनाई है मैंने उसके साथ आपको मैच करके दिखाऊंगा। तो इक में बेटा अगर ऑक्सीडेशन नंबर x है, ऑक्सीडेशन नंबर सबको आता होगा निकालने में, ये मान के चल रहा हूं, नहीं आता तो मेरी रेडॉक्स वाली सीरीज का पहला लेक्चर देख लो, पहला दूसरा लेक्चर, उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। रेडॉक्स, मोल कंसेप्ट, ये सबके शुरुआती लेक्चर देखकर ही कुछ करिएगा, वो केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स हैं, उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, तो देख लीजिएगा। मान लीजिए इक में अगर ऑक्सीडेशन नंबर x है, अच्छा आपको वहां पर मैंने क्या बताया था, कोई भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आप पता कर सकते हो, दैट वाज इक्वल टू प्लस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही करते अपन, प्लस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8 करके। तो अगर आप देखें फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ सकता है, +5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो लॉ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स उसी तरह से बनाए गए हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वो कभी वॉयलेट नहीं होगा। तो फॉस्फोरस आपको कभी नहीं दिखेगा कि +5 से ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा हो, सल्फर कभी नहीं दिखेगा कि +6 से ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा हो। अगर कर रहा है तो आपके कंपाउंड में कुछ गड़बड़ी है या आपने कुछ गलत तरीके से कैलकुलेट किया है, मान लीजिए लॉ है, ठीक है। तो जनरली जब आप ऑक्सी एसिड्स देखते हैं, जैसे फॉस्फोरिक देखेंगे, चाहे तो आप ट्राई करके निकाल के देख लीजिए, फॉस्फोरिक देखेंगे आप H3PO4, तो फॉस्फोरस का +5 आ रहा होगा, इक एसिड मैक्सिमम होता है, ठीक है, इक एसिड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है। सल्फ्यूरिक देख लीजिए आप चेक करके, H2SO4, आप पाएंगे सल्फर +6 में आ रहा है और +6 ही सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। आप इसी तरह से अगर
उसको देखेंगे नाइट्रिक एसिड, वो भी HNO3 प्लस 5, HNO3 नाइट्रिक एसिड एक एसिड प्लस 5। कार्बोनिक एसिड देखोगे H2CO3 प्लस 4 मैक्सिमम, यस H2CO3। तो आप जनरली देखते हैं कि सभी के इक एसिड्स प्लस जो इक एसिड्स होते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कंटेन करके चलते हैं। जो इक एसिड्स होते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कंटेन करके चलते हैं। बट आप अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो जो क्लोरीन का इक एसिड है ना वो है HClO3। क्लोरीन का लिखेंगे, अभी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आइडिया दे रहा हूं बस। क्लोरीन का जो इक एसिड है वो है HClO3 और वो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उसकी? 7 है। और इसी वजह से मैंने यहाँ हैलोजेंस के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई है, क्योंकि वो मैक्सिमम यहाँ नहीं होते, वो मैक्सिमम यहाँ होते। बाकी सब इधर भी मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है, लेकिन इधर मैक्सिमम है पर ऑक्सी लिंकेज आ जाती। ये भी बात मैंने आपको पहले बताई हुई है कि जब आप ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट करो और ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं है, इसका मतलब ये है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो भाई कैसे बढ़ सकता है, तो लॉ है। इसका मतलब ये कि आपने ऑक्सीजन की जो -2 लेके कैलकुलेट की है ना, उसमें कुछ गड़बड़ी है। समझो मेरी बात को, ऐसे ट्रिक की तरह मत याद रखा करो, मतलब समझो। चलो अभी मैं बताता हूं, जब यहां सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स बताऊंगा, जब यहां पहुंचूंगा तो बताऊंगा, तो ज्यादा ठीक से समझ आएगा। तो यहां X है, जब आप बेटा क्या करोगे, ऑक्सीजन निकालोगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 घट जाएगी, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन -2 वैलेंसी के साथ जाता है, तो यहां पर 2 और घट जाएगी, मतलब X -4 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां तो पानी निकला ना, पानी निकलना मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ी ना होता है। तो यहां पर अगर ये X था तो पायरोइक में भी ये X ही रहेगा। यहां पर अगर ये X -2 था तो पायरोअस में भी ये X -2 ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। बट यहां पर देखो, अब यहां पर देखो बेटा, प्लस ऑक्सीजन आप दे रहे हो, ये मैक्सिमम तो ऑलरेडी था, वो मैक्सिमम को एक्सीड नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम तो ऑलरेडी था। तो यहां देखो, आप बोलोगे तो फास्फोरस रेड्यूस हो रहा है, यहां पर फास्फोरस रेड्यूस हो रहा है, या जो भी सेंट्रल एटम, लेकिन यहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं हो रहा। फास्फोरस ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता भाई, फास्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा हुआ है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, और जो नॉर्मल ऑक्साइड था वो पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ पा रहे बात, जो नॉर्मल ऑक्साइड था वो पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लिख लो बात, ऐसे केस में, क्योंकि फास्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ठीक है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चीज है तो वो फिर कैसे ऑक्सीडाइज होगी, तो इसलिए यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर X ही रहती है। यहां पर फास्फोरस की क्या रहती है, X ही रहती है, बट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन -2 होता है, तो -2 से -1 मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया। वाह, मजा आ गया सर। चलो इधर देखो, ये तो बहुत बेसिक बात है बेटा, सब पता ही होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये X -2 है, तो ऑक्सीजन दे रहे हो आप, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो आपके मन में तुरंत आ रहा होगा सर X हो जाएगी। अबे लेकिन X नहीं होगी, अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। यहां तूने क्या किया, एक फास्फोरस एटम के लिए एक ऑक्सीजन निकाला तो 2 से कम हुआ, फिर एक फास्फोरस एटम के लिए एक ऑक्सीजन निकाला तो फिर 2 से कम हो गया। लेकिन यहां तेरे पास 2 फास्फोरस एटम, समझ रहा है, यहां तेरे पास 2 फास्फोरस एटम है, और 2 फास्फोरस एटम के लिए तू एक ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, बट 2 नहीं बढ़ेगी। एक फास्फोरस की कितनी बढ़ेगी, +1 बढ़ेगी। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सर नहीं समझ आया सर। अब समझ आएगा ना, बेसिक मैथ से भी देख लेना, आगे बताएंगे, इसका निकाल के बताएंगे, तो देख लेना, ठीक है। थोड़ा पॉज करके थोड़ा ऐसा गौर कर, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनो अब आगे,
तो ये बात हो गई, इधर चले गए हम, हाँ इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर आ गए, हाँ उधर वो रास्ता भी छोड़ दो, उस पर बाद में जाएंगे, इधर भी आ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बे, देखो इधर, यहाँ पर ये एक्स है और यहाँ ऑक्सीजन दे रहे हो। अबे मैक्सिमम में था ना पहले से, तो मैक्सिमम से और ऊपर थोड़ी नहीं जाएगा फॉस्फोरस, तो यहाँ भी क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया होगा। और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होना मतलब कौन सा लिंकेज आ जाना, पर ऑक्सी लिंकेज आ जाएगा स्ट्रक्चर में। ये सभी बातें आप एक बार लिख लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए अब आइए इधर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। मेटा को छोड़ दीजिए, मेटा में वही रहेगा जो इधर है, वही रहेगा। पानी निकला है, पानी निकलना कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता। अच्छा, अब आपके मन में अगर ये आ रहा होगा, सर ऑक्सीजन ऐड क्यों किए, निकाले क्यों? अरे भाई वो हम ऐड कर निकाल नहीं रहे हैं, ये आपको ट्रिक बता रहे हैं स्ट्रक्चर्स बनाने का, ये कोई रिएक्शन नहीं करा रहे हैं हम, ठीक है, बस फॉर्मूला लिखने का ट्रिक बता रहे हैं, समझिएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए +3 है, 2 कम हो गया होगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए +1 है। अब यहाँ पर आइए, पायरोफॉस्फोरिक है, तो जो यहाँ था वही होगा, चेक कर लीजिए +5 ही आ रहा होगा। फिर इधर आइए, यहाँ पर ये अस है ना, पायरोफॉस्फोरस, तो अस में जो था वही होगा, चेक कर लीजिए +3 ही आ रहा होगा। फिर ये है आपका पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरस या पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक, डाइफॉस्फोरिक, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे सर ये पर ऑक्सी लिंकेज आ गया ना, तो सल्फर तो आप चेक करिए, सॉरी सल्फर बोल रहा हूं मैं, फॉस्फोरस मैक्सिमम +5 पर ही रहेगा। लेकिन जब आप अगर चेक कर रहे होंगे ना, तो देखो ऐसे करोगे आप, अगर आप हर ऑक्सीजन को -2 मान लो तो क्या आएगा, फॉस्फोरस को आप मान लोगे 2x, फॉस्फोरस को 2x, देन हाइड्रोजन का तो +1 ही होता है, फिर आप -16 = 0। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आप क्या पा रहे हो, देखो x को, आप x को पा रहे हो 6, और ये 6 आ गया, इसका मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कभी हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और इसी वजह से हम बोलेंगे भाई देख यार, फॉस्फोरस थोड़े ना ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो फॉस्फोरस तो +5 में ही होगा। ऑक्सीजन, ये जो हमने ऑक्सीजन यहां पर माना है ना, ये जो माना है -16, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? अरे भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाएगा ना, मैक्सिमम दिख रहा है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर परऑक्साइड लिंकेज में आया होगा। तो आप ऐसे निकाल लेना पहले, और आप देखना अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर परऑक्साइड लिंकेज होगी। तो परऑक्साइड लिंकेज होगी, स्ट्रक्चर अभी बना के दिखाएंगे तो उसमें और अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, H4P2O6, ये हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक, देखो हाइपो का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन नंबर कम, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कम, हाइपो का मतलब यही। तो जैसे हमने यहां पर लिखा था, देखो हाइपोफॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस से भी कम, तो फॉस्फोरस था +3, फॉस्फोरस से भी कम +1। सर +2 क्यों नहीं हुआ? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये +3 से कितना हो गया, +1, एक ऑक्सीजन डालोगे तो 2 से कम होगी ऑक्सीडेशन नंबर। तो फॉस्फोरस हाइपो, हाइपो मतलब अस से कम, अस लिखा हुआ है ना। अब देखो इधर, अब सर लिखने को तो यहां भी हाइपो लिखा है, लेकिन यहां पर हाइपो क्या है, इक, इक, हाइपो इक, तो इक से कम, सर इक से कम तो अस था, लेकिन देखो इक था +5 में, अस था +3 में, तो हाइपो इक को +4 होना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नया बनेगा नहीं। तो ये +4 ही हो रहा होगा, आप चेक कर लीजिए, ये +4 ही हो रहा होगा। वही लॉजिक जो मैंने आपको इधर बताया, यहां पर बताया मैंने, यहां पर कि भाई तुम ऑक्सीजन दे रहे हो, लेकिन यहां तुम ऑक्सीजन दे रहे थे, अगर तुम यहां से यहां जा रहे हो तो आप ऑक्सीजन दे रहे हो, आप यहां से यहां जा रहे हो तो ऑक्सीजन दे रहे हो, तो 2 से बढ़ रहा था, इधर से इधर जा रहे हो तो 2 से बढ़ रहा था। आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ रहा था, 2 से बढ़ रहा था। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन दे रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 बढ़ा। अरे क्योंकि यहां 2 फॉस्फोरस एटम थे, यहां 1 फॉस्फोरस एटम था, सिंपल मैथ्स बे, इसमें क्या है। यहां पर वो 2x आ जा रहा है ना, देख ले, ये 2x आएगा वहां पे, तो 2x है तो अल्टीमेटली वो 1 बढ़ेगा पर फॉस्फोरस एटम।
समझ आ गई बात। और यहां पर भी देखो पर ऑक्सी लिंकेज आ गई, तो ये तो +5 ही रहेगा, बट एक पर ऑक्सी लिंकेज होगी, मतलब ऑक्सीजन -1 में होगा। तो आई होप आप फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स बनाना स्ट्रक्चर्स तो नहीं, नाम लिखना सीख गए। अब चलिए सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के भी फटाफट से नाम लिख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर अपन अगले लेक्चर में करेंगे। सल्फर ऑक्सी एसिड्स, जो भी इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स, तो सल्फर का सबसे पहले लिखो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक हो गया H2SO4। फिर आ जाओ सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस H2SO3। देखो अभी लिखने को तो आप थ्योरेटिकली कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो इसका, बट वो एसिड एग्जिस्ट भी करना चाहिए, तो उसके एग्जिस्टेंस के बेसिस पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ एसिड्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते या बहुत ही हार्डली एग्जिस्ट करते हैं, उतना काम नहीं आते, इसलिए उसका नाम हम नहीं लिखेंगे। बट थ्योरेटिकली आप अगर नाम पूछ रहा है आपसे, तो आप वो रूल्स का यूज करके बिल्कुल आप बता सकते हैं कि हाँ यार ये एसिड का फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो चलिए, सो दिस इज योर सल्फ्यूरस एसिड। एंड नाउ सल्फ्यूरिक का पायरो आ जाइए, पायरोसल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरिक क्या बनेगा, दिस विल बी H2 इंटू 2 करके पानी निकाल लीजिए, H2S2O7, ठीक है सर। इसके बाद इसमें आ जाएगी पायरोसल्फ्यूरस, पायरोसल्फ्यूरस लिख लीजिए इसको भी, दिस विल बी H2S2O5। इसमें एक ऑक्सीजन दे दीजिए, हाइपोसल्फ्यूरिक बन जाएगा वो, हाइपोसल्फ्यूरिक, दिस विल बी H2S2O6। इनके स्ट्रक्चर्स जेईई एडवांस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। जेईई मेंस में तो लगभग सभी पूछ लिए गए होंगे, बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, जेईई मेंस बहुत पूछता रहता है, बट ये स्ट्रक्चर्स कुछ खास हैं इसमें, तो वो जेईई एडवांस में पूछा गया है। चलिए ये आ गए अपन, सल्फ्यूरिक हो गया, मेटा तो एग्जिस्ट करेगा नहीं इसलिए ऑर्थो नहीं लिख रहा हूँ नाम के सामने, पायरो हो गया, पायरो हो गया, हाइपो हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इसमें ऑक्सीजन दे दो एक बार, इसमें ऑक्सीजन दे दो, तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो या पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड having the formula of H2S2O8, okay, H2S2O8, and then peroxo monosulfuric acid, monosulfuric acid having the formula of H2SO4 नहीं है इस बार, H2SO5, जैसे H3PO5 था। अच्छा इसमें ना इसका कॉमन नेम भी है, बहुत प्रचलित है, इसके नॉर्मल नेम से ज़्यादा इसका कॉमन नेम जाना जाता है, लिख लो मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड, ये कॉमन नेम बहुत प्रचलित है, तो इसको लिख लो, दिस इज मार्शल्स एसिड। और इसका भी कॉमन नेम बहुत फेमस है, दैट इज कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, दिस इज द कॉमन नेम गिवन टू दिस, ओके, कैरोज एसिड एंड मार्शल्स एसिड। कुछ और बचा क्या, पायरो हो गया, हाइपो हो गया, ठीक है, हाइपोइक भी हो गया। अब हाइपोअस, थोड़ा सा इसमें आप लिखने के लिए फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, हाइपोसल्फ्यूरस अगर आपको लग रहा हो तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, सर एक ऑक्सीजन और हटा देते हैं, तो आप फॉर्मूला लिखने को आप H2SO2 लिख दोगे, बट ये एसिड ना एग्जिस्ट नहीं करता, ये एसिड एग्जिस्ट नहीं करता बहुत रेयरली, इस वजह से हम उसको उतना कंसिडरेंस में नहीं लेते, तो ये एसिड्स मैंने लिखा है। और भी इसके कुछ एसिड्स हैं, जैसे कि थायो सीरीज़ है, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, बट पहले थोड़ा सा ये नॉर्मल एसिड्स लिख लेते हैं, उसके बाद कि थायो सीरीज़ है वो भी लिखाऊंगा। अब आ जाओ, आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो बेटा इनके, ठीक है, फटाफट से चेक कर लो, ये +6 आ रहा होगा, ये +4 आ रहा होगा, ये +6 ही होगा, ये +4 आ रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम +6 है इसकी ना। अब हाइपोइक हो गया तो देखो 4 से एक ज़्यादा 5 आ रहा होगा, चेक कर लो। यहाँ पर तो परऑक्सी लिंकेज है विथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी परऑक्सी लिंकेज है विथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, डन। नाउ लेट्स कम टू क्लोरीन या हैलोजेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा अभी।
हैलोजेंस की बात कर लेते हैं। तो हैलोजेंस में बेटा आपका जो क्लोरिक एसिड है ना, क्लोरिक एसिड वो है HClO3 और ये ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है इसकी +5 एंड दिस इज नॉट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर नहीं है, इस वजह से इसके नामकरण में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती है। जैसे अब इसमें आप एक ऑक्सीजन दोगे तो वो क्लोरिक एसिड है, बट नाम के सामने पर ऑक्सी ना लगाकर क्या लगाएंगे, पर, क्योंकि अगर पर ऑक्सी लगा दिए तो लगेगा कि परऑक्सी लिंकेज है, लेकिन अब यहां पर परऑक्सी लिंकेज क्यों होगी, अभी ये मैक्सिमम को एक्सीड थोड़ी ना कर रहा है, ये मैक्सिमम को एक्सीड थोड़ी ना कर रहा है। HClO4 ये +7 ये मैक्सिमम पर ही है। कौन सा एसिड एग्जिस्ट करता है, कौन स्ट्रांग है, कौन ये है वो है, कब एग्जिस्ट करता है, कैसे प्रिपेयर होता है, ये सब ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट है, ये अभी नहीं पढ़ना होता, ठीक है। अभी सिर्फ एसिड्स के नाम, एसिड्स के स्ट्रक्चर इतना पढ़ लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे और बच्चों से, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर मुझे नहीं लगता आपको ऑक्सी एसिड्स अलग से इस तरह से पढ़ाया जाता होगा। कहीं बहुत ढंग से पढ़ रहे हो आप, वहाँ ही पढ़ाया जा रहा होगा जहाँ सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है, जो टीचर एग्जाम को बहुत ढंग से जान रहा है, ठीक है। नहीं तो कुछ भी पढ़ाते हैं आके, है ना, तो वो बात अलग। तो अभी पर क्लोरिक ये लिखा, अब इधर आ जाओ, क्लोरस लिख लो आप, क्लोरस एसिड, तो ये पाओगे आप HClO2, ठीक है, +3 होगा, चेक कर लेना। फिर हाइपोक्लोरस पे आ जाओ, हाइपोक्लोरस एसिड, तो ये आप पाओगे HClO, ये HClO। फिर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन के लिख लो, अब नाइट्रोजन के तो पता ही है, ज़्यादा है नहीं नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स, जो काम आएंगे आपको वो बस एक दो ही है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हैविंग द फॉर्मूला ऑफ HNO3। अब नाइट्रस एसिड देखो, नाइट्रस एसिड भी फॉर्मूला तो है बट ये भी बहुत स्टेबल एसिड नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है फटाफट, ये भी कोई बहुत स्टेबल एसिड नहीं है। दिस इज HNO2, फॉर्मूला लिखने के लिए एक ऑक्सीजन कम किया। इसके बाद हाइपोनाइट्रस, हाइपोनाइट्रस आप लिखोगे तो ऐसा लिखोगे आप इसको HNO, बट ये जब एग्जिस्ट करता है ना तो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम देखेंगे ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो डाइमराइज हो जाता है और डाइमराइज होकर H2N2O2 कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज हाइपोनाइट्रस, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड, इतना लिखा हमने। अब थोड़ा सा बोरॉन के बारे में लिख लेते हैं, बोरॉन के बारे में लिख लो चलो। बोरॉन के कुछ एसिड्स आप पाएंगे जैसे कि H3BO3, H3BO3 दिस इज बोरिक एसिड। और देखो यहां पर आपके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं, आपको कितने एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो यू हैव 3 एसिडिक हाइड्रोजन्स। सो सिंस यू हैव 3 एसिडिक हाइड्रोजन्स, इसका मेटा भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मेटा एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर मेटा एग्जिस्ट कर सकता है तो इसके नाम के सामने क्या लगाएंगे बेटा, नॉर्मलिक तो नहीं लिखेंगे, नाम के सामने लिखेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड। सो द नेम इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ये एक्चुअली में एक प्रोटिक एसिड नहीं है, ये H+ छोड़ता नहीं है, ये एक तरह का लुईस एसिड है, ठीक है, ये एक तरह का लुईस एसिड है। क्योंकि जब आप H3BO3 को देखते हैं तो आप पाते हैं कि बोरॉन है, और बोरॉन अभी तक आप समझ गए हो कि बोरॉन के पास तो ऑर्बिटल हमेशा हमेशा खाली रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और सेकंड पीरियड का है तो यार 8 इलेक्ट्रॉन की क्षमता तो है ना इसके पास, और 8 इलेक्ट्रॉन की क्षमता होने के बाद भी, उसके बाद भी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑर्बिटल खाली है, तो ये H+ रिलीज नहीं करता। जब इसको आप पानी में डालोगे ना, काफ़ी वीक एसिड है, काफ़ी वीक एसिड है, लेकिन जब आप इसको पानी में डालोगे ना तो पानी को एसिडिक कर देता है। अरे ये कैसी बात हुई सर, ये H+ नहीं दे रहा बट फिर भी ये पानी को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, ठीक है। कैसे एसिडिक कर देता है,
ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इधर से नेगेटिव आयन को अपने पास रख लेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक तरह के कोऑर्डिनेट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां से चुरा लिया है OH माइनस को ऐसे, और OH माइनस को ये चुरा कर एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये आप देख सकते हैं BOH होल 4 -1 ऐसा कुछ। और अब पानी से कौन जुदा हो गया है, H+, और ये H+ सॉल्यूशन को स्लाइटली एसिडिक करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ खास एसिड है नहीं है, ये स्लाइटली एसिडिक कर देता है सॉल्यूशन को। दिस इज ऑल्दो वेरी वीक एसिड, H3BO3 इज वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड्स। तो काफ़ी वीक एसिड है, बट ये प्रोटिक एसिड नहीं है, ठीक है। ये बात भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अभी और बहुत सारी बातें यार बताने को, तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, इसके बारे में तो P ब्लॉक में एक पूरा टॉपिक ही पढ़ोगे, HNO3 पूरा टॉपिक ही पढ़ोगे, तो वो सब आगे ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोरॉन का एक लिखे, एक और लिख लो, एक और लिख लो, चलो मेटाबोरिक लिख लो, मेटाबोरिक एसिड। तो मेटाबोरिक एसिड इज, आप उसमें से पानी निकाल लीजिए तो बचेगा क्या, HBO2। दिस इज मेटाबोरिक एसिड, ये नोट कर लो। ठीक है, कार्बन के भी कुछ हैं, कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह सब कुछ है। फिर सिलिकॉन के भी हैं, तो लिखो आप सिलिकॉन के लिख लो, आप जो मेन इक एसिड है उसी को लिख लो अभी। फिर आगे सिलिकॉन का भी आएगा एक H4SiO4 सिलिसिक एसिड, इसको लिख लो पहले, सिलिसिक एसिड। आप कार्बन का लिख लो, सिर्फ एक लिख लो, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ये लिख लो, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये रहे कुछ आपके एसिड्स। इसका पायरो वायरो भी बनेगा, मैं बताऊंगा कैसे बनता है वो, क्योंकि एक्चुअली में जो पायरो वायरो बनता है इसका, वो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करके माइनस पानी करके नहीं बनता। हाँ, पानी निकालते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को जोड़कर, बट वो 2 से 1 पानी निकाल के फॉर्मूला नहीं बनता, वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। कभी कभी ऐसा कि 4 मॉलिक्यूल्स जोड़ के 5 पानी निकालो, तब बनता है। कुछ इस तरह की बातें हैं, वो बताएंगे आपको अगली क्लास में, हम वही करेंगे। और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्जी एसिड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास विल ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग, विल बी ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्जी एसिड्स। आई होप आप हमारी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और एक बात ये कहना चाहूँगा यार, कि वीडियोस जब देख कर जाते हो आप, तो लाइक काउंट ना मेरे को थोड़ा ज़्यादा दिखना चाहिए। हमारे चैनल का लाइक एवरेज मैं आपको दिखाऊंगा 99.9% है, मतलब डिसलाइक्स तो ना के बराबर है। 99.9% लाइक एवरेज है हमारे पूरे चैनल का, ठीक है। तो मैं आपसे बस ये चाहूँगा कि लाइक काउंट्स थोड़े और बढ़ाएं, क्योंकि कोई नया बच्चा आता है देखने, तो पहले वो लाइक से उसको फर्स्ट इंप्रेशन मिलता है वीडियो का। तो बिल्कुल डू लाइक द वीडियोस। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने अगर आपके पास लेक्चर आ गया है तो, और शेयर ज़रूर करें विथ अदर्स। ये अब मैं हर वीडियो के बाद, हर लेक्चर के बाद ना ये लिख कर जाऊँगा, तभी तुम लोग करोगे। और हेल्प मी ग्रो एंड रीच मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।